हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेशन करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के। इससे पहले हमने दो पार्ट कर रखा है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो आज का ये जो वीडियो है वो नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना। जो बेसिक्स है वो आप जान चुके होंगे। पहले दो पार्ट अगर आपने नहीं देख रखे तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, और काफी लोगों को पता होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपके लिए बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और कमांड, इन सब चीजों को दिखाते हैं और हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए इंपरेटिव सेंटेंस की तो ये हो गया आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या फिर कमांड। ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। इसके अलावा इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ये दो बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेंटेंस, हेल्प द पुअर, तो इसका मतलब हो गया कि गरीबों की मदद करो, और ये मैं हमेशा सामने वाले से बोलूंगा, हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, और या तो एडवाइस, या तो रिक्वेस्ट, या तो सजेशन, या तो कमांड, इस तरह की चीजें इस सेंटेंसेस में आपको मिलेगी। अब इनका इनका नरेशन बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे मान लो मैंने लिखा आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, तो मैंने लिखा कि मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझना, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। तो इसमें वॉन्ट जो है ना वो हमारी मेन वर्ब है, और टू प्लस राइट ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो मेन वर्ब है इस पे सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट और टेंस का असर नहीं पड़ेगा। ये मैं मान के चल रहा हूं, आपको इतनी सारी बातें पता होंगी। ठीक, अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं तो देखो लिखना पड़ेगा ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। अब की बार मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, ही लिखा, तो अब की बार वॉन्ट का क्या बन गया, वॉन्ट्स बन गया। बट देखो नॉन फाइनाइट टू राइट का टू राइट ही रहा, तो जिन वर्ब पे प्रभाव नहीं पड़ता है वो बन जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, उसमें से एक होती है इंफिनिटिव, और ये जो हमारी टू प्लस वी वन है वो क्या है, इंफिनिटिव है, और ये हमारी बन गई मेन वर्ब। अब दूसरी बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि वांट का मेन सब्जेक्ट कौन है, आई, मतलब चाहता कौन है, आई, और लिखेगा कौन, आई। अब यहीं पे समझना था, देखो आई चाहता है और लिखेगा कौन, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, यानी कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट आई है और वांट का भी सब्जेक्ट आई है। अब मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर। अब थोड़ी सी बात बदल गई, अब इस मेन वर्ब का तो सब्जेक्ट आई है, बट इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट आई नहीं है, अब इसका सब्जेक्ट यू है। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर, मैं चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखो, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर। तो यहां पे सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, अगर इनके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट मेन वर्ब है उसके पहले सब्जेक्ट है, तो जो उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो फिर उसका जो मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब का जो मेन सब्जेक्ट है वो उस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, उसके लिए सब्जेक्ट यू होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात है, एक लाइन में समझो। अगर मैंने लिखा आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, तो मैं चाहता हूं और लिखेगा कौन, मैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए सब्जेक्ट आई है। आई वॉन्ट यू टू राइट लेटर, अब ऐसा नहीं है, वॉन्ट के लिए तो सब्जेक्ट आई है, बट टू राइट के लिए सब्जेक्ट यू है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखो। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब ये जो समझना था इतनी सी बात थी। अब यहां से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस लिखना चालू करते हैं और उसके हम नरेशन को चेंज करेंगे। जैसे मान लो लिखा, माई फ्रेंड सेड टू मी वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुल लो, वॉश योर फेस। तो सबको पता है कि ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू है, वॉश से, है ना, वर्ब से शुरू है, तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये एक एडवाइस हो जाएगा। अगर अपना चेहरा धुल लो तो ये एक तरह का एडवाइस हो गया। तो फिर आप इसको कैसे बनाओगे, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। अब देखो, अभी तक जो असर्टिव सेंटेंसेस थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, वहां पे हम कनेक्टर दैट लगा रहे थे, या फिर इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगा रहे थे, या इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम कर रहा था। और अगर आपको ध्यान हो, जैसे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पे देखो दैट के बाद ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एक पूरी क्लॉज लिखी गई।
इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी आप पूरी क्लॉज लिखते थे, यहां पे पूरी क्लॉज नहीं लिखनी है। अगर पूरी क्लॉज नहीं लिखनी है तो इस वर्ब को नॉन फाइनाइट बना दो, इस वर्ब को क्या बना दो, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट बनाने के लिए कनेक्टर क्या लगा दो, टू। जब टू लगाओगे और ये वॉश लगाओगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटिव, बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये वाली जो बात मैंने अभी समझाई थी वो देखो यहां पे समझ में आ जाएगी। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। अब समझने वाली बात यह है कि चेहरा कौन धुलेगा, मैं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया, और देखो इसके लिए अब मेन सब्जेक्ट कौन बन गया, ये बन गया मी। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। अगर मुझे समझाना होता तो मैं सिर्फ इतनी बात बोल देता कि देखो इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव नरेशन बनाते समय आपको केवल कनेक्टर टू लगाना है, जो कि आपको किताबों में मिल जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के नरेशन बनाते समय आपको कनेक्टर टू लगाना है, और कनेक्टर टू लगा के आप नरेशन जोड़ दो। दोनों मतलब जो डायरेक्ट नरेशन है, सॉरी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उन दोनों चीजों को जोड़ दो और वहां से आपका नरेशन बन जाएगा। बट जो समझने वाली बात थी कि क्यों हमने इसको नॉन फाइनाइट बना दिया, क्योंकि फिर हमें क्लॉज में तो लिखना नहीं है। अगर क्लॉज में लिखना होता तो हमें फिर यहाँ कनेक्टर दैट लगाना पड़ता, कोई कंजंक्शन लिखना पड़ता, ठीक है। हमें क्लॉज में लिखना नहीं है, हमें नॉन फाइनाइट बनाना है इसको। नॉन फाइनाइट बनाने का मतलब है यहाँ पे टू लगा दो, इसी वजह से यहाँ पे टू कनेक्टर लग जाएगा। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वॉश माई फेस। अगला देखो, एक और देख लो, एक और लिखा, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये मतलब ये नरेशन है कि माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो साफ लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, मेरा दोस्त कह रहा है प्लीज यार मेरी मदद करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब की बार क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो बना दो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज को हटा देंगे, अब वही है, फिर से समझने के लिए सिर्फ इतना है कि इसके साथ आप टू लगा दो, टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। और बाकी सारी चीजें वैसे ही चेंज होगी, दीज का दोज हो गया, और ये प्रोनाउन मी था, फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से तो हिम हो जाएगा माय फ्रेंड के लिए। मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया मदद कि मैं उसकी मदद करूं, टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो कुल मिला जुला के जो इंपरेटिव के नरेशन आप चेंज करोगे तो उसमें सीधी सी बात है कनेक्टर आपको टू लगाना है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अभी तक, और क्यों लगाना है और कैसे लगाना है ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी, समझ आ गया। तो इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो नरेशन को हम चेंज करते हैं उसके लिए। यहां से सबको बात समझ में आ गई है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो वो क्या होता है। इसके अलावा अगर इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन जब हम चेंज करते हैं तो वहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब बना देते हैं उस वर्ब को, और ऐसा बना देने से वाक्य क्यों सही हो जाता है वो यहां पे समझा दिया। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर एंड आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर। एक्चुअल में इस वॉश वर्ब को हम नॉन फाइनाइट बना देते हैं, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वॉश माई फेस, ठीक है। अब ऐसा करने से हमें यहाँ पे एडिशनल क्लॉज नहीं लिखनी पड़ी, हमें दैट नहीं लगाना पड़ा, कनेक्टर नहीं यूज करना पड़ा, इसी वजह से कनेक्टर यूज भी नहीं करते। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब आगे जितने और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जितने और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। चलो देखो, अब आगे जो क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो अभी मैंने दो सेंटेंसेस लिख दिए हैं, और ये है कि द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप, द प्रिंसिपल सेड बॉयज हेल्प द पुअर। पहले इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे बॉयज के बाद कॉमा लिखा हुआ है और यहाँ बॉयज के बाद कॉमा नहीं लिखा हुआ है। इसकी वजह से इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो आपका बन जाएगा इंपरेटिव में, और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो बन जाएगा असर्टिव में। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगाने की वजह से एड्रेस करने लगा। प्रिंसिपल ने कहा बच्चों, अब ये कॉमा लगा हुआ है तो ये एड्रेस कर रहा है, बच्चों को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं खड़े हो जाओ। तो अभी मेन जो सेंटेंस है वो स्टैंड अप ही है, तो इसकी वजह से बन गया इंपरेटिव सेंटेंस। बट ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड बॉयज हेल्प द पुअर,
ये वाला हमारा असर्टिव है। प्रिंसिपल ने कहा बच्चे गरीबों की मदद करते हैं, बट ये फैक्ट नहीं है, जनरल कोई फैक्ट नहीं है, बस उस टाइम के लिए है कि बच्चे गरीबों की, ये जो बच्चे हैं ये गरीबों की मदद करते हैं। ठीक, अब वही बात है, अगर इंपरेटिव है तो फिर वही स्टैंड अप को नॉन फाइनाइट बना दो, और असर्टिव है तो फिर दैट लगा के इस क्लॉज को चेंज कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट कर दो, तो बन जाएगा द प्रिंसिपल। अब ये ऑर्डर हो जाएगा एक तरह का, तो ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। फिर समझ लेना, अगर बॉयज के बाद कॉमा लगा दिया था तो इसकी वजह से इंपरेटिव बन गया, और यहां बॉयज के बाद कॉमा नहीं है तो ये असर्टिव बन गया। यहां बॉयज के बाद कॉमा लगाने की वजह से ये एड्रेस करने लगा बच्चों को, और यहां कॉमा नहीं लगने की वजह से ये बन गया असर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। द प्रिंसिपल सेड दैट, अगर सेड टू नहीं दिखा तो सेड लगा के सिर्फ दैट लगा के क्लॉज बना दो, दैट बॉयज हेल्प्ड द पुअर, बच्चों ने गरीबों की मदद की थी। अब की बार देखो दैट कनेक्टर लगा के मैंने पूरी क्लॉज जोड़ी है, बॉयज हेल्प द पुअर, और यहां क्या था, प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया बच्चों को टू स्टैंड अप। समझ में आ गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, द प्रिंसिपल सेड दैट बॉयज हेल्प द पुअर। ये दोनों सेंटेंस अगर समझ में आ गए तो एक बार फिर से मैं इनको रफ कर रहा हूं, क्लियर है सभी को। दो सेंटेंसेस में था कि पहला वाला सेंटेंस हमारा इंपरेटिव था और दूसरा वाला असर्टिव था। पहला वाला इंपरेटिव इसलिए था क्योंकि वहां पे कॉमा लगा हुआ था, इसलिए बॉयज को एड्रेस किया जा रहा था। दूसरा वाला इसलिए असर्टिव था क्योंकि वहां कॉमा नहीं लगा है, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट बन गया। और फिर बॉयज हेल्प द पुअर, ये एक उस टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बन गया। अगर नरेशन में चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, क्योंकि ये कोई जनरल फैक्ट नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है। ठीक है, चलो अब एक बार हम थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट ऑयली फूड। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि ऑयली फूड मत खाओ, ठीक है। तो डॉक्टर ने एक तरह से क्या किया, पेशेंट को एडवाइस किया होगा, तो लिख लो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब अगर लगाओगे टू नॉट ईट तो क्या हो जाएगा ना, टू प्लस वी वन इंफिनिटिव होता है, और टू प्लस वी वन इंफिनिटिव एक फॉर्म है, इसके बीच में नॉट जबरदस्ती नहीं लगाते, इस नॉट को फिर हमें इंफिनिटिव के पहले लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा नॉट टू ईट। एक बार फिर ध्यान रखना, आप टू कनेक्टर लगा रहे थे और टू कनेक्टर लगा के वो डोंट ईट है तो नॉट ईट लिख दोगे, बट इस बात का ध्यान रखना कि टू प्लस वी वन इंफिनिटिव बनने लग रहा है वहां पे, जब हम नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो नॉट को इंफिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए, तो फिर नॉट को उसके पहले लिखो और सही स्ट्रक्चर यही बोला जाएगा नॉट टू ईट। और अगर आपको सिखाया जाता तो आपसे डायरेक्ट बोल जाता कि जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव सेंटेंसेस के नरेशन को चेंज करोगे तो वहां पे सिर्फ नॉट टू कनेक्टर लगा दो, और अगर पॉजिटिव है तो टू कनेक्टर लगा दो। देखो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट ऑयली फूड। एक तरीका ये हो गया बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी चीज के लिए वर्ड यूज कर सकते हो फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, फॉर्म होती है फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन। तो बन जाएगा द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट। अब फॉरबिड का मतलब मना करना, तो इस नॉट को यहां से हटा दो, अब नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को मना किया कि वो ऑयली फूड न खाए, टू ईट ऑयली फूड। समझ आ गया? एक और देख लो, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। टीचर ने बच्चों से कहा कि नॉनसेंस बातें मत करो। अब देखो, ये यहां पे एडवाइस भी हो सकता है बच्चों के लिए, ये यहां पे ऑर्डर भी हो सकता है। अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, तो एक और वर्ब है वहां पे आस्क। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सेंस में लिखोगे तो आस्क का मतलब कहना हो जाएगा, तो आप यहां पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर सकते हो। देखो, जब भी आपको लगे कि आप मतलब कई बार ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जैसे फादर सेड टू मदर, है ना। अब फादर सेड टू मदर है ना, तो वहां पे तो फिर रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन नहीं आपको समझ में आएगा, तो वहां पे आस्क हो जाएगा कि पिताजी ने माताजी से कहा, भाई ने बहन से कहा। ठीक, अब यहां पे एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सर एडवाइस भी तो हो सकती है कि नॉनसेंस मत बातें करो, या फिर ऑर्डर भी हो सकता है। बहुत क्लियर नहीं है तो आस्क लगा दो। द टीचर आस्क द बॉयज, बच्चों से कहा, क्या कहा, नॉट टू
टॉक नॉनसेंस। क्लियर है? अब इस बात का ध्यान रखना कि इस इंफिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, नॉट को इस टू टॉक के बीच में नहीं रखना है। इसके अलावा एक और तरीका है निगेटिव वाले को, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म इसकी फॉरबिड होती है, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन। द टीचर फॉरबिड द बॉयज, और नॉट को जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दो, द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू टॉक नॉनसेंस। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी सेंटेंस और देख लो इसमें, चलो अगर जल्दी में किया होगा तो वीडियो पीछे करके पॉज कर लेना और वापस से इसको देख लेना। एक आखिरी सेंटेंस देख लो, माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या चेंज है इसमें चेंज ये है कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मेहनत करो, तो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। यू विल श्योरली सक्सीड ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि दोनों सेंटेंस आपके मिक्स हो गए और आपको इन दोनों को बनाना है। तो इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है, जो असर्टिव वो असर्टिव बना दो, जो इंपरेटिव वो इंपरेटिव बना दो और उसको ऐसे ही जोड़ दो। पहले सेट टू को बदलो, क्योंकि इंपरेटिव है तो पहले लिख दो माई टीचर एडवाइज्ड मी, माई टीचर एडवाइज्ड मी, और क्या कहा मुझे, एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। इतना तो क्लियर है। और ये ध्यान रखना, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, इन सब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना, एडवाइज टू मत लिख देना, रिक्वेस्टेड टू मत लिख देना, ठीक है, ऑर्डर टू मत लिख देना। ये तीनों में ध्यान रखना, रिक्वेस्ट, एडवाइज और ऑर्डर, इन तीनों के साथ आपको टू नहीं लिखना है, बहुत ध्यान रखना, गलती हो जाएगी फिर। तो माई टीचर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एंड टोल्ड मी दैट, और इसके अलावा, या तो फिर यहां पे लिख सकते हो एंड फर्दर टोल्ड मी, फर्दर मतलब इसके अलावा, एंड टोल्ड मी दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मुझे कहा तो आई विल का वुड श्योरली सक्सीड बन गया। सक्सीड मतलब सफल होना, मेन वर्ब होती है सक्सीड। कभी सक्सेस मत लिख देना वहां पे, कई बार विल के साथ आप सक्सेस लिख के सेंटेंस बना देते हो, यू विल सक्सेस। क्लियर? तो माई टीचर एडवाइज्ड मी, एडवाइज टू मत लिखना, ऑर्डर टू मत लिखना, कमांड टू मत लिखना, ये ध्यान रखना। माई टीचर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, ये आपका इंपरेटिव बन गया। इंपरेटिव सेंटेंसेस के जब आप नरेशन चेंज करोगे तो कनेक्टर टू लगाओगे, जिससे नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। तो मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं मेहनत करूं, एंड फर्दर टोल्ड मी, और इसके अलावा मुझे कहा दैट आई वुड श्योरली सक्सीड। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? चलो अब इसके अलावा कुछ लेट वाले सेंटेंसेस है, उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। ये जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं ये भी आपके इंपरेटिव में ही आते हैं, लेट और लेटस, ठीक है, जिसको आप लेटस बोलते हो। अगर ये वाले सेंटेंसेस होंगे तो इनके पैसिव बनाते समय में क्या ध्यान रखना है, अब इसकी बात भी थोड़ी कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेशन किया कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो फिर जब भी लेटस वाले वाक्य होंगे, जब भी लेटस वाले वाक्य होंगे तो यहां पे आप इसको चेंज कर देना सजेस्टेड में, ठीक है ना। ये क्योंकि प्रपोजल होता है, जब भी बोलते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट तो ये एक प्रपोजल, एक सजेशन है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप सजेस्टेड और प्रपोजल में, प्रपोज में चेंज कर देना, माई फ्रेंड सजेस्टेड। अब यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, सजेस्टेड मी करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सजेस्टेड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप ऐसे ध्यान रखना, किसी भी पर्सन के लिए सजेस्टेड कभी ट्रांजिटिव नहीं होगी, इंट्रांजिटिव फॉर पर्संस, ध्यान रखना। पर्संस के लिए कभी ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे मी नहीं लिखना है, आपको हमेशा लिखना है सजेस्टेड टू मी। बात समझ में आ गई? माई फ्रेंड, अभी यहाँ पे क्या था, एडवाइस था, रिक्वेस्ट था, ऑर्डर था, या डायरेक्ट पर्सन आप लिख सकते थे। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी नहीं हो सकता कभी भी, है ना। माई फ्रेंड सजेस्टेड समथिंग हो सकता है बट समबडी नहीं हो सकता है, ठीक। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया दैट। अब क्योंकि इसको आप इसका मतलब समझना कि है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, ये एक सुझाव है, और एक ऐसे तरीके से समझ सकते हो
कि सजेस्ट के साथ आपको शुड का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। जो सजेस्ट वर्ड है या प्रपोज वर्ड है, इसके साथ आपको शुड का स्ट्रक्चर ज्यादातर आपको मिलेगा, और ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का। सजेस्ट और प्रपोज के स्ट्रक्चर को लिखते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि वो एक सजेशन या प्रपोजल ही दिखाते हैं, और उसके लिए आपको शुड मॉडल का यूज करके उस सेंटेंस को लिखना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो लेटस वाले वाक्य हैं, जैसे लेटस प्ले क्रिकेट, तो वहां पे लिखोगे माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दैट वी, मुझसे कहा है, मेरे दोस्त ने किसे कहा, मुझसे कहा, तो मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें वी शुड प्ले क्रिकेट। एक बार फिर इस बात को समझ लो। सबसे पहली बात ये कि सेड टू को जब सजेस्टेड में चेंज करोगे तो एक्चुअल में सेड को ही सजेस्टेड में करोगे, क्योंकि जैसे सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है ना किसी पर्सन के लिए, उसी तरह से सजेस्टेड भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी किसी पर्सन के लिए। तो डायरेक्ट अगर मी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बट ये रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस में ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे है सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पर्सन नहीं लिखना है, इंट्रांजिटिव है फॉर पर्सन। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, फिर दैट लगा दिया कनेक्टर। अब दैट लगाया तो पूरी पूरी क्लॉज लिखनी पड़ी, और क्लॉज यही हो गया, लेट अस प्ले क्रिकेट का मतलब हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, और सजेशन का मतलब ही होता है ना, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो देयर, कि हमें वहां जाना चाहिए। जब भी आप सजेशन या प्रपोजल दोगे तो वो वाला जो स्ट्रक्चर लिखोगे वहां पे शुड के साथ आपको क्लॉज बनानी पड़ती है। इसकी वजह से इसका नरेशन चेंज करते टाइम यहाँ पे दैट कनेक्टर लगा के वी शुड प्ले क्रिकेट आपको लिख देना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो अब एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं लेट में। लिखा हुआ है कृष्णा सेड टू अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से कहा लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं ना, लगभग सभी सेंटेंसेस हैं तो आपके कंपटीशन के, बट ये आए हुए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th और क्लास 10th के एग्जाम में। लगभग जितने सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं या तो ये यूपी बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम में पूछे गए नरेशन में, और या क्लास 10th में पूछे गए। तो मेरे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो यही रुकते हैं, लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो बहुत आसान है, कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से प्रपोजल दिया या सजेशन दिया, तो कृष्णा या कृष्ण सजेस्टेड टू अर्जुन, और कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा दैट, अब यहां वी मत लिख देना, वी में मतलब मैं आ जाऊंगा, और मतलब जो भी नरेशन बना रहा होगा वो आ जाएगा, तो वी तो गलत हो जाएगा, यहां पे लिखना दे। यहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, और इसके लिए नरेशन की प्लेलिस्ट में मैंने एक मिसलेनियस का पार्ट बना रखा है, वो वाला वीडियो आप देख लेना छोटा सा जाके, है ना, वहां पे कैसे आप प्रोनाउन चेंज करते हो। कि यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कृष्णा ने अर्जुन से कहा दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। अब यहां पे मैं समझा दूं एक बार, देखो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो यहीं रुकते हैं। अब मैं ये बात आपको बता रहा हूं ना कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्हें वहां पे रुकना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को ये सुझाव दिया, अगर मैं बोलूंगा कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि हमें वहां रुकना चाहिए, तो उसमें मैं भी आ जाऊंगा। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि उन्हें वहां रुकना चाहिए, इसकी वजह से यहां दे हो पाएगा। और फिर मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे प्रोनाउन नहीं समझ में आया, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है प्रोनाउन के लिए ही, वो नरेशन में ही पड़ा हुआ है, छोटा सा पार्ट है, उसको आप जाके देख सकते हो। एक और देख लो, अर्जुन सेड टू गुरु द्रोण लेट मी एम एट द आई ऑफ द बर्ड, मुझे चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने दो। लेट मी एम एट द आई ऑफ द बर्ड। तो एक तरह से अर्जुन ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, है ना, अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण। अगर देखा जाए तो अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण। अब ये लेट मी है ना, मुझे ऐसा करने दो, तो फिर वही टू लगा दो। अर्जुन रिक्वेस्टेड, अब देखो रिक्वेस्टेड है तो इसके बाद टू नहीं लगाना है, रिक्वेस्ट ऑर्डर, और ये जो एडवाइस था वो ट्रांजिटिव है पर्सन के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा गुरु द्रोण। अब वही है, फिर नॉन फाइनल बना दो टू लगा के, टू लेट हिम, मी फर्स्ट पर्सन है, अर्जुन के हिसाब से हिम हो जाएगा, टू लेट हिम एम एट द आई ऑफ द बर्ड।
अगर लेटस वाला है तब तो आप शुड से बनाना, अगर लेट वाला है तो वहां पे फिर से टू लेट हिम एम एट द आई ऑफ द बर्ड। हाँ, अगर इसके अलावा चाहो तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते थे, अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण दैट ही शुड बी अलाउड, उनको अलाउ। कई बार आपको नरेशन में इस तरह से मिल जाएगा, ऑप्शन सी वाले नहीं मिलेंगे। तो वहां पे जो कंपटीशन में आते हैं वहां पे मैं बात कर रहा हूं, बनाने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हो। क्लास 10th में अगर आपको ये आता है बनाने के लिए तब तो आप ऐसे बना दो। जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स दोगे वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, कई बार ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो कई बार उनके भाव को समझ के आपको नरेशन के सही आंसर लगाने पड़ते हैं या पैसिव वॉइस में। तो वहां पे लिख सकते हो अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण दैट ही शुड बी अलाउड टू एम एट द आई ऑफ द बर्ड, या ही माइट बी अलाउड, उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो ये हमारे इंपरेटिव के नरेशन थे। ठीक है, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के सेशन के बाद आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के नरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो लगा हो कि कुछ सीखने वाला है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट किसी सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।